एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युवा का जो बिस्ट एंसेस्टर होता है उन्हें अभी भी यही लग रहा होता है कि सेकंड सन ऑफ गॉड ही ने चांदू एकेडमी वाले को हराकर जीत दिला दिया है, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसे रिवॉर्ड देने के लिए बुलाने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर 18 सन ऑफ गॉड आ जाता है, जिससे देखकर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने चले आए हो। किंसु कहता है नेचुरल सी बात है, मैं यहाँ पर अपने रिवॉर्ड लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से चौंक जाते हैं। उनका कन्फ्यूजन भरा शक्ल देखकर किंसु कहता है कि हाँ, मुझे मेरा रिवॉर्ड गॉड किंग पिल दे दीजिए। आउल एंसेस्टर पूछते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। किंसु बताना शुरू करता है कि वो मैं ही था जिसने चांदू एकेडमी की यंगर जनरेशन को हरा दिया है और उसके साथ साथ मैंने उनके दोनों चीफ डिसाइपल को भी मैं ही हराया हूँ और मैं यहाँ पर स्पेशली गॉड किंग पिल को लेने के लिए आया हूँ जिससे आप लोग प्रॉमिस किए थे देने के लिए। पूरी बात समझने के बाद उल्लू एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या तुमने ये किया है, ये तो सेकंड सन ऑफ गॉड किया था ना। हैरानी से कहने के बाद वो लोग उसे गॉड किंग पिल को दे देते हैं, जिससे लेकर किंसु काफ़ी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उससे ज़्यादा देखकर वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि सेकंड सन ऑफ गॉड हार गया और 18 सन ऑफ गॉड ने सिर्फ उन्हें हराया ही नहीं है बल्कि वो सूलिंग पैलेस में एंटर करके उनका सबसे बड़ा मौका को भी छीन लिया है। ये करके तो उसने चांदू एकेडमी को सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन दे दिया है जिससे वो लोग पिछले 10,000 सालों में भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे। इतना बोलकर वो दूसरा उससे पूछते कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। गॉड एंसेस्टर कहता है 18 सन ऑफ गॉड एक इमोर्टल सीडलिंग है। इसके जवाब में वो कहते हो तुमको नहीं लगता कि तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। गॉड एंसेस्टर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे हाई समझ रहा हूँ या फिर कम समझ रहा हूँ, मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं उसका जैसा मॉन्स्टर को किसी डिजास्टर के द्वारा तबाह ना कर दिया जाए। अगले समय किंसु को दिखाते हैं जो कि अपने आइलैंड पर जाता है, जहाँ पर जाकर वो बाइजो को देखता है। उससे वहाँ पर देखकर मिंग्यू उसे बताते कि इतने दिनों में कुछ भी नहीं बदला है और ये कुकुन जैसा का तैसा ही है। उसकी बातें सुनकर किंसु उससे पूछता है कि दायिन माउंटेन के आसपास में रहने वाले मॉन्स्टर में कुछ हलचल हो रहा है क्या। मिंग्यू बताती है कि उनकी हलचल को दोनों एंसेस्टर टेम्पररी सप्रेस कर दिए हैं, जिससे वो लोग कुछ हलचल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बुरा न्यूज ये है कि यूएस की रिपोर्ट के अनुसार पूरे ईस्टर्न वाइल्डनेस के सभी बड़े बड़े मॉन्स्टर मूव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ सो रहे एंशिएंट बीइंग भी जागने लगे हैं, स्पेशली प्रोटोज जिनके पास बहुत ही ज्यादा डीप बैकग्राउंड है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लॉट कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर किंसु सोचने लगा होता है कि आखिर ये बाइजू है कौन जिसके पीछे इतने सारे लोग पड़ गए हैं। ये सब वो सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर लॉर्ड पक्षी आ जाता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसे देखकर किंसु उससे पूछता है कि आपको यहाँ पर आना कैसे हुआ। पक्षी लॉर्ड बताते हैं कि दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि मैंने सुना कि तुम सूलिंग पैलेस में जाकर उनका सूलिंग बुक का स्पिरिट को ले लिए हो। ये जानने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पर देखने आ चुका हूँ, जो कि एम्परर युवा भी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया था लेकिन वो उसे ले नहीं पाया था। उसकी बातें सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता क्या एम्परर युवा वो वाले स्पिरिट को लेना चाहते थे। पक्षी लॉर्ड कहते हैं कि हाँ, ये काफ़ी नेचुरल सी बात है क्योंकि सूलिंग पैलेस पिछले 10,000 सालों से एग्जिस्ट करते आ रहा है और वो वाला मौका हमेशा चांदू एकेडमी के हाथों में था, लेकिन उनमें से कोई भी वो वाला मौका को ले नहीं पाया और अनफॉर्चुनेटली उसका अपॉर्चुनिटी को यूएस के एक डिसाइपल ले लिया है। तो तुम ये सोच ही सकते हो कि चांदू एकेडमी वाले को कितना बड़ा झटका लग गया होगा। और वैसे भी उस किताब के स्पिरिट में कुछ हाई लेवल का चीज इन्वॉल्व है जिससे कि उस वक्त में एम्परर युवा पता करने की कोशिश कर रहे थे। किंसु पूछता है कि अगर हाई लेवल का चीज हो क्या सकता है। पक्षी लॉर्ड कहता है कि इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये डायमेंशन के डिटैचमेंट से रिलेटेड है। सूलिंग पैलेस का ओरिजिन भी एक ग्रैंड मिस्ट्री से रिलेटेड है और सभी ग्रेट एम्परर का डिसअपीयरेंस भी इसी से रिलेटेड हो सकता है। ग्रेट एम्परर के बारे में सुनकर किंसु थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी पक्षी लॉर्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर किंसु को सूलिंग पैलेस का बुक का स्पिरिट को दिखाने के लिए कहता है। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और हिचकिचाते हुए बता देते कि उसका स्पिरिट को मैं खा गया हूँ। ऐसा जवाब सुनकर पक्षी लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगा होता है अगर तुम उसे खा कैसे सकते हो। किंसु उससे जल्दी से दूसरा बात के बारे में पूछता है। पक्षी लॉर्ड बताते हैं कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस अब खुलने वाला है और काफी सारे सेक्ट के एंसेस्टर मीटिंग करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो लोग ईस्टर्न वाइल्डनेस का सभी सन ऑफ एम्परर को उसमें जाने के लिए भेजेंगे। उसकी बातों सुनकर किंसु उससे कहता तो इसका मतलब अगर मुझे उसमें एंटर करना है तो मुझे सबसे पहले सन ऑफ एम्परर बनना पड़ेगा। पक्षी लॉर्ड हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और तुम काफी ज्यादा ताकतवर भी बन गए हो। पूरे यूएस सेक्ट में सिर्फ फर्स्ट सन ऑफ गॉड ही तुमसे कम्पीट करने का वर्दी बचा है। उसकी बातें सुनकर किंसु उससे फर्स्ट सन ऑफ गॉड के बारे में पूछ लेता है। ये पूछकर वो सोचते हैं कि अगला साइन इन लोकेशन एंशिएंट ब्रोंज पैलेस ही है, इसलिए मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। वहीं पर पक्षी लॉर्ड उसका सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि फर्स्ट सन ऑफ गॉड को यूएस सेट के 8वें फ्लोर पर इंप्रिजन करके रखा गया है। अब ये सुनकर तो किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है और इसका कारण पूछता है। पक्षी लॉर्ड कारण बताते हुए कहता है क्योंकि फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा खतरनाक है। किंसु पूछता है लेकिन युवा में इतने सारे पावरफुल लोगों के होने के बावजूद भी फर्स्ट सन ऑफ गॉड क्या डेंजर पोजेस कर सकता है। पक्षी लॉर्ड वहां से जाने की तैयारी करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कह
सकता हूँ कि वैसे भी ये फर्स्ट सन ऑफ गॉड के लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी फर्स्ट सन ऑफ गॉड को कम मत समझना। अगर तुम कर सकते हो तो तुम सभी 18 का 18 सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट को जमा कर लेना। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा क्यूरियस होकर पूछने लगा होता है कि आखिर ये सर्टिफिकेट आया कहाँ से है और क्या होगा अगर मैं सभी 18 का 18 सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट को जमा कर लेता हूँ तो क्या सन ऑफ एम्परर बनने के लिए सभी 18 सर्टिफिकेट को जमा करना जरूरी है। इसके जवाब में वो कहते हैं कि सन ऑफ एम्परर बनने के लिए तुम्हें सभी सर्टिफिकेट को जमा करने की जरूरत नहीं है। सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट को युवा के एम्परर छोड़कर गए हैं और सभी को मिलाने पर क्या होगा किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि पूरे इतिहास में किसी भी डिसाइपल ने अभी तक ये करके नहीं दिखाया है। इतना बोलकर वो जाते हुए कहते हैं कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस का अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, तुम वहां पर जाकर ट्राई जरूर करना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में स्टार फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं, जहां पर सेवेंथ सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है और वो रिलम ऑफ रियल पीपल में ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर उसके फॉलोवर उससे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगे होते हैं। उनकी बधाई सुनकर सेवेंथ सन ऑफ गॉड ज़्यादा खुश नहीं होता है और कहते हैं कि अगर 18th सन ऑफ गॉड मुझे नहीं मारा होता तो मैं कब की इस रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया होता। इतना बोलकर वो अपने फॉलोवर से क्या चल रहा है उसके बारे में पूछता है। उसका फॉलोवर बताता है कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस ओपन होने वाला है और इसी के साथ युवा सेट का सन ऑफ एम्परर का फाइट भी खत्म होने वाला है। उसकी बातों सुनकर सेवेंथ सन ऑफ गॉड कहता है कि अभी मैं 18th सन ऑफ गॉड का कमजोरी के बारे में सोच रहा था और उसका पिछला परफॉर्मेंस को एनालाइज करने पर मुझे उसका कमजोरी के बारे में पता चल गया है। उसका फॉलोवर पूछता है और उसका कमजोरी क्या हो सकता है। सेवेंथ सन ऑफ गॉड बताता है प्यार उसका कमजोरी है। अगले सीन में युवा के टेंपल को दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एंसेस्टर बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों किंसु को सन ऑफ एम्परर नहीं बनाने के लिए कह रहे होते हैं। इस फैसला पर दोनों अग्री करके अपने ही लोगों से बहस करने की तैयारी करने लगे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में किंसु को दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग उसे सन ऑफ एम्परर मान लिए होते हैं और उसका काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। उतना ज्यादा तारीफ सुनकर किंसु थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए कहने लगा होता है कि अभी मुझे एम्परर का सन मत बुलाओ, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है। उनकी बातों सुनकर गाओ किंसु से कहते हैं कि सन ऑफ एम्परर बनने के लिए सिर्फ ताकतवर होना जरूरी नहीं है, बल्कि युवा सेट के सभी लोगों के द्वारा आपको रिकॉग्नाइज भी होना पड़ेगा। आपके लिए ये काफी ज्यादा फायदे की बात है कि सभी लोग आपको पहले से रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। वहीं पर सभी लोग 18th सन ऑफ गॉड से कह रहे होते हैं कि हमें पता है कि आप ही एम्परर का सन बनेंगे, अगर आप नहीं बनते हैं तो हम लोग इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। वो सभी लोग 18th सन ऑफ गॉड के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर आसमान में से एक लाइट गिरती है और वो और कुछ नहीं बल्कि ईस्टर्न वाइल्डरनेस का सुपर जीनियस का लिस्ट होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगे होते हैं और 18th सन ऑफ गॉड का रैंक को देखने के लिए और ज्यादा क्यूरियस होने लगे होते हैं। तभी लिस्ट दिखाया जाता है जिसमें नंबर 1 प्लेस पर ये फान होता है, सेकंड प्लेस पर दोंग वांग नाम का बंदा होता है और थर्ड प्लेस पर गॉड क्लान का यंग किंग नाम का बंदा होता है। वो देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं कि आखिर 18th सन ऑफ गॉड का नाम इसमें क्यों नहीं है, लेकिन अपने आप को दिलासा देने के लिए ये कह रहे होते हैं कि टॉप 3 सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग 18th सन ऑफ गॉड का अपोनेंट भी बन पाएंगे। ये बोलकर वो लोग आगे का लिस्ट देखते हैं, जिसमें 4th प्लेस पर युवा सेट का फर्स्ट सन ऑफ गॉड होता है, 5th प्लेस पर गू तियानसु होता है, 6th प्लेस पर लुओ आन होता है, 7th प्लेस पर यंग मास्टर किलिन होता है, 8th प्लेस पर लुओ ग्वानताव होता है, 9th प्लेस पर डिवाइन फिनिक्स गॉडेस होती है और 10वें प्लेस पर प्रिंस लिन होता है। पूरा लिस्ट को देखने के बाद उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सभी लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि अगर ये क्या नाटक चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले 18th सन ऑफ गॉड ने गू तियानसु को हरा दिया था, लेकिन फिर भी वो 5वें नंबर पे क्या कर रहा है। इसका मतलब जरूर इसके पीछे कुछ सैडी स्टोरी चल रहा होगा। वो सब देखकर गाओ भी कहता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। किंसु कहता है कि लगता है कि पूरे ईस्टर्न वाइल्डरनेस का सभी पैसेज मिलकर मुझे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। गाओ कहता है कि युवा सेट के एंसेस्टर का भी लिस्ट बनाने में पार्टिसिपेट करने का हक है, तो मुझे लगता है कि उसका बात को काटते हुए किंसु कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मैटर मैं जितना सोच रहा हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मुझे इस बात का डर है कि इसके पीछे का कारण काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वहीं पर वैसा लिस्ट देखकर युवा के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और 18th सन ऑफ गॉड को सपोर्ट करने के लिए कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ में वो लिस्ट देखकर पक्षी लोट का भी दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है और वो भी चिल्ला रहा होता है कि ऑल और गुड तुम दोनों एंसेस्टर हो, लेकिन फिर भी तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी वही दोनों उससे कुछ डिस्कशन करने के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन पक्षी लोट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जाने से मना करने लगता है। ये सुनकर वो दोनों एंसेस्टर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे ज़बरदस्ती अपने पास लेकर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचकर पक्षी लोट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन दोनों पर चिल्लाने लगा होता है। गोट एंसेस्टर उससे कहता ज़्यादा गुस्सा मत करो, हम यहाँ पर तुमसे कुछ डिस्कस करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। पक्षी लोट अभी भी काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है कि तुम लोग उस फालतू के डिस्कशन को साइड करो और पहले मुझे ये बताओ कि ईस्टर्न वाइल्डरनेस के सुपर जीनियस की लिस्ट के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। आउल एंसेस्टर अभी भी नाटक करते हुए कहता है कि वो लिस्ट ईस्टर्न वाइल्डरनेस के सभी मेजर फोर्सेस मिलकर बनाए हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। पक्षी लोट कहता है कि अभी भी कंफ्यूज होने का नाटक कर रहे हो। अब जबकि सेक्ट का सभी लीडर और पावरफुल एंसेस्टर एंशिएंट ब्रोंज पैलेस के पास चला गया है, इसलिए सेक्ट का पूरा अथॉरिटी तुम लोगों के हाथ में आ गया है। क्या तुम लोग अभी
अभी भी यही कहोगे कि तुम लोगों ने जीनियस एंसेस्टर के साथ कुछ भी नहीं किया है। आउल एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि श्वान हम तुम्हें फेस दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एरोगेंट मत बनो। पक्षी लौट कहता है कि तुम दोनों बहुत ही बड़े फूल हो और तुम दोनों तो मुझे फेस देना डिजर्व भी नहीं करते हो, इसलिए अब मुझे अपने लिमिट को पुश करना ही पड़ेगा। अगर आज तुम लोग मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो मुझे और गुस्सा होने के लिए ब्लेम मत करना। ये सब सुनकर गुस्सा के मारे उल्लू एंसेस्टर का मुंह ही बंद हो जाता है। तभी गोट एंसेस्टर कहता है कि अभी हमारे पास सिर्फ ओवरऑल सिचुएशन को कंसिडर करने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। 18 सन ऑफ गॉड युवा के एम्परर नहीं बन सकता है। ये सुनकर पक्षी लॉर्ड और ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा मतलब क्या है, चलो उस बात को साइड करते हैं, पहले ये बताओ कि अगर तुम लोग उसे लिस्ट में अपियर क्यों नहीं होने दिए हो, क्या तुम लोग उसे साइलेंटली रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो। गोट एंसेस्टर कहता है कि गॉड्स का एंशिएंट डिवाइन सोर्स चेंज हो गया है और तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ना कि वहाँ पर किस तरह का चीज सील्ड है और उसके जैसा 3 चीज वहाँ पर सील्ड है। वो सुनकर पक्षी लॉर्ड थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो अपनी बात को पूरा करते हुए आउल एंसेस्टर कहते हैं कि तूफान आने वाला है और 18 सन ऑफ गॉड अपने एरोगेंट कैरेक्टर के दम पर मुझे नहीं लगता कि वो और ज़्यादा आगे जा पाएगा। उससे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उससे पता नहीं है कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं जो कि अभी तक अपना शक्ल नहीं दिखाए हैं। एम्परर युवा जो कि अपने वक्त में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, वो भी सेमलेस होने के लिए डांट खा गया था। जो लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थिंग को अचीव करते हैं उन्हें टॉलरेट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना और पीछे हटने के बारे में सीखना चाहिए, ना कि 18 सन ऑफ गॉड की तरह बनना चाहिए जिससे कि रिपेंट करना नहीं आता है और वो सिर्फ अपना मर्जी ही करते रहता है। तभी पक्षी लॉर्ड कहता है कि बिना 18 सन ऑफ गॉड का युवा सेक्ट अपना सारा होप को खो देगा। आउल एंसेस्टर कहता है मुझे नहीं लगता कि 18 सन ऑफ गॉड फर्स्ट सन ऑफ गॉड से बेहतर हो सकता है और वैसे भी युवा का काफ़ी सारे पावरफुल लोग हैं जो कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में जा रहे हैं, इसलिए युवा सेक्ट का काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है वहाँ का अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। एंशिएंट ब्रोंज पैलेस के मौके के साथ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सन ऑफ एम्परर कौन बनेगा, बल्कि एम्परर बनने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसकी सभी बातों सुनकर पक्षी लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन ये फिर भी 18 सन ऑफ गॉड के लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। तुम लोग चाहे जो भी बोल लो, लेकिन मैं 18 सन ऑफ गॉड के साइड में ही खड़ा रहूंगा। गोट एंसेस्टर उससे कहता है कि ये मत भूलो कि तुम अपना पोजीशन का यूज करके कुछ बदल नहीं सकते हो, हमें सिर्फ ऐसा लगा था कि तुम्हें हेलो कह देना चाहिए। उनके सभी बातें सुनकर पक्षी लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये बोलते हुए चला जाता है कि अब मैं तुम लोगों का फालतू के बकवास नहीं सुनना चाहूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे दोस्तों।